नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 8 है। भाग 7 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको इन 7 भागों को देखना है तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी भागों को एक साथ देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको सभी भागों को देखना चाहिए। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हिंदी में मिलने वाला है। यानी कि कहने का मतलब है कि कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। अभी तक वहाँ पर हमने 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आपने यदि उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल की एक बार जरूर विजिट करिएगा। तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे हिंदी पेडागोजी के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अनटेट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही आप यहाँ पर आपका आकलन भी कर पाएंगे कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे कि जो बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं जिस प्रकार प्रश्न को पढ़ रहा हूं उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है प्रश्न में। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं, अति लघु उत्तरी होते हैं या फिर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो जिस प्रकार के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसमें प्रश्न होता है 2 विकल्प होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं, उसे ही चयन प्रकार के प्रश्न कहा जाता है। और इसी प्रकार के प्रश्न को और क्या कहा जाता है, जिसमें चयन करना पड़ता है, जिसमें कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, इस प्रकार के जो चयन हमें करना पड़ता है उसे ही चयन प्रकार के प्रश्न कहा जाता है। तो ये सभी चयन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो इसमें 4 विकल्प, 3 विकल्प, 2 विकल्प भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। आदेशात्मक है, अनुदेशनात्मक है, नकारात्मक है या फिर सैद्धांतिक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का कार्य है। तो ये एक अनुदेशनात्मक कार्य है उपचारात्मक शिक्षण। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो प्रभावमयता है ये मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे प्रभावमयता का संबंध सर्वाधिक है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, इसका संबंध सर्वाधिक होता है प्रभावमयता में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है। यहाँ पर आपको बताना है ना चारों विकल्पों के माध्यम से। जहाँ तक मुझे लगता है जो 7 भाग है उसमें इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है। तो याद रखिएगा यह विचार नाओम चॉम्स्की का है। किसका है? नाओम चॉम्स्की का है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीटेट एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नियमों का अति सामान्यकरण की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
रेशमा एक साल पहले असम से पंजाब आई है। वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? आप किस कथन को सही मानेंगे? एक साल पहले ही असम से पंजाब आई है रेशमा, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। तो आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है एक शिक्षक के रूप में कि आप किस कथन को सही मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे कि उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी ही हिंदी सीख जाए और त्रुटियां ना करे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि है, अधूरी कहानी का पूरा करना है, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन है, या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो प्रतिलिपि होगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, या फिर वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, शुरू में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती है। किसी भी भाषा को हम सीखेंगे तो साधारण सी बात है उसमें त्रुटियां होगी, जैसे जैसे हम उसको सीखते जाएंगे तो वो समय के साथ वो त्रुटियां भी दूर होने लगेगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ना कौशल के बारे में पूछा गया है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप में उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, या फिर संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पढ़ना कौशल के बारे में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यहाँ इस ओर संकेत करता है कि किस ओर संकेत करता है? सुलेखा है जो कि पाठ पढ़ रही है, वहाँ पर जीवन लिखा हुआ है लेकिन उसने क्या पढ़ा? जिंदगी पढ़ा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ किस ओर संकेत करता है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा कि वहाँ अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, इसलिए उसने जिंदगी को, जीवन को जिंदगी पढ़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य, यहाँ पर आपको सुनीता का उद्देश्य बताना है क्या होगा। सुनीता जो कि एक शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। तो आपको बताना है कि सुनीता या फिर शिक्षिका का उद्देश्य इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ करा रही है, तो यहाँ पर सुनीता का उद्देश्य होगा कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि यहाँ पर आपको मुख्य कारण बताना है। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का इन चारों विकल्पों में से सही कारण क्या होगा, इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, या फिर वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें बालकों में रटने की जो प्रवृत्ति है उसमें बढ़ावा मिलता है निबंधात्मक प्रश्न में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण
निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास करता है, शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। यहाँ पर आपको बताना है जो शिक्षक जो विधि अपना रहे हैं उसको किस विधि के नाम से जाना जाता है, या फिर शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कौन सी विधि कहलाती है। आगमन विधि, प्रयोग विधि, समवाय विधि या फिर खेल विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रयोग विधि। याद रखिएगा, शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास कराता है, शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि प्रयोग विधि कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का पूछा गया है। इसमें आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लोकगीतों से संबंधित राज्यों की जानकारी देना, यह सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन उचित नहीं होगा भाषा की प्रकृति के संबंध में। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। यहाँ भाषा की प्रकृति के संबंध में उचित कथन नहीं होगा। सरल सा प्रश्न था, चारों विकल्प पढ़ते ही आप यहाँ पर आंसर का पता कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि कौन से स्तर पर पूछा गया है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि आप कहानियाँ कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कहानियाँ कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पक्ष प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाचन या फिर पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रियाएं हैं जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। यह कथन किसका है, इंपोर्टेंट कथन है। यहाँ पर आपको बताना है ये किसके द्वारा दिया गया या फिर किसका कथन है। जेनी पियाजे का है, कैथरीन ओकानर का है, स्किनर का है या फिर चॉम्स्की का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये कथन कैथरीन का है। कैथरीन ओकानर का यह कथन है कि वाचन या फिर पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र में संबंध निहित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायः कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती है, जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। यहाँ कथन भाषा संबंधी किस विकार से संबंधित है। आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न सुना, यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ कथन है ये भाषा संबंधी किस विकार से संबंधित होगा। व्याकरणिक संबंधित होगा, दृष्टि संबंधित होगा, वर्तनी संबंधी होगा या फिर उच्चारण संबंधी होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ व्याकरण संबंधी विकार होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यहाँ भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि यहाँ भाषाई व्यवहार किसको दर्शाता है। जो माधुरी है वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, यानी कि उसको दोहराती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका यहाँ भाषाई व्यवहार किसको दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वहाँ पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। यहाँ पर आपको बताना है क्या भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना, ये भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? आपको यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी पर देंगे, परियोजना कार्य पर देंगे, शुद्ध वातावरण पर देंगे या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर विशेष ध्यान देंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती हैं तथा वे उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन किसका? आपने जो कथन पढ़ा या फिर सुना इसके बारे में आपको बताना है कि यह कथन किसका है। स्ट्रॉन्ग का है, डेंड का है, गुड का है या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो यहाँ कथन है ये एलोवेन स्ट्रॉन्ग का है। याद रखिएगा यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है या फिर बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अक्सर खाने से मना कर देता है या फिर अपने ही कार्य में लीन रहता है। इसके बारे में पहले 7 पार्टों में बता चुका हूं। जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा स्वलीन विकार या फिर आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती, कौन से उद्देश्य के लिए, इसके बारे में आपको बताना है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना या फिर अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है या फिर बोलना कौशल पर बल देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। वो कौन सी विधि है? निगमन विधि है, आगमन विधि है, परियोजना विधि है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको, 7 पार्टों में इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि कौन सी विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, वहीं पर मैं इसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पर अंत में हमारा लास्ट प्रश्न है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विचारों की मौलिकता है, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग है या फिर अक्षरों की सुंदर बनावट है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में जो लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होगा वो विचारों की मौलिकता होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के हिंदी पेडागोजी के वहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अभी तक सेकंड चैनल को हमारे मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर आपको एक बार विजिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।